हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में हम जो ये सेशन लेने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होता है कि कौन टीचर किस तरह से क्या ले रहा होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप उस क्लास के अंदर नहीं जाओगे, जब तक नहीं डूबोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन टीचर किस कंटेंट के साथ डील कर रहा है। सो अगर आपको ये जानना है कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस टीचर का एक्सपीरियंस हमारे लिए काम आ सकता है और कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम में हमें बेनिफिट दे सकती हैं, उसके लिए आपको अंदर डीपली जाकर के उन चीजों को गहराई से समझना होगा। यकीनन जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्यूरिफाई की हुई चीजें हैं। आप चाहे मान लीजिए एग्जाम में देखी हुई चीजें कौन कौन से एग्जाम में आई हैं, आप गूगल मान लीजिए, यूट्यूब मान लीजिए, जहां भी जितना भी पॉसिबल हो सकता है सब जगह से तरीके से बढ़िया अच्छे लेवल पर उनको प्यूरिफाई करके हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप एक अच्छे कंटेंट के साथ डील करें। और जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं, यकीनन अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप उन एग्जाम में उनको फील करके देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी सच में जो चीज हमने पढ़ी थी या जो चीज सर ने अपनी उस क्लास में हमें दी थी वो सच में रिजल्ट ओरिएंटेड थी। मतलब वो वास्तव में काम की थी। लेकिन कई बार हम अपने मतलब बाहरी अपीयरेंस, वो जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग 50 तरह के फालतू डिसीजन ले लेते हैं। यार ठीक है, बढ़वा दो, नहीं है, राइट ना। कई बार चीजें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनमें आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता है और हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अब मजा नहीं, हमें उन चीजों के साथ बढ़िया तरीके से, उन अच्छे तरीके से उनके साथ डील करके अपने एग्जाम को क्लियर करने का हमेशा ये जज्बा बनाए रखना है। तो दोस्तों, मेक श्योर कि मैं श्योर हूं, यकीन मानेंगे आप मेरी बात का, राइट। जो कंटेंट, जो स्ट्रेटेजी हम आपके सामने रख रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे ताकि आप उसे फॉलो करके ब्लेस्ड फील कर सकें। यहाँ अनअकैडमी में बहुत अच्छी चीजें हैं। आप किसी भी एक टीचर का अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके साथ बाकी के उस कोर्स में जितने भी टीचर हैं उन सब की भी आपको क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी। तो 2 मिनट में ले लेता हूं, इससे पहले कि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है, किस तरह से इन इंडिया की टॉप मतलब जो फैकल्टीज हैं, एजुकेटर हैं, उनके साथ कैसे आपको जुड़ना है, हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाओ, आप वहां जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो और उसको इंस्टॉल करके आपको अपना गोल चूज करना है और सब्सक्रिप्शन में जाना है। जैसे मान लो आप आरपीएससी ले रहे हो, यूपीएससी ले रहे हो, फिर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, 12 मंथ या 24 मंथ। उसके बाद में पेमेंट करते समय आप देख लीजिए 12 मंथ या 24 मंथ के प्राइस में कितना डिफरेंस है। मान लो आप 12 मंथ का ले रहे हो, आप पेमेंट करते समय लाइव रॉइड प्रोमो कोड आप वहां लगा रहे हो, कॉलम में लाइव रॉइड प्रोमो कोड, तो आपको वहाँ 10% भी आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्रोमो कोड को लगाने से। तो वही जो आपका कोर्स है 6300 वहाँ आपको पड़ जाएगा। अच्छा, अनअकैडमी आपको ये सारी चीजें दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस दे रहा है, लाइव टेस्ट क्विज़ेस दे रहा है, स्ट्रक्चर कोर्सेज दे रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है। ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी जहां आप मतलब जितनी बार चाहें आप उन चीजों के साथ में राइट ना प्लेबैक करके, फॉरवर्ड करके, पॉज करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो वीडियो के साथ डाउनलोड करके। इज दैट क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग टूडे सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे दोस्तों अजीत रॉय, मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। I have taught in many renowned institutes. My objective is to provide result-oriented classes so that learners may make the grade. तो आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। Let's start this amazing session. Right. ठोकरें नहीं खाओगे जनाब तो कैसे जानोगे कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। इसलिए कहते हैं सफलता की यात्रा में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही पांव थकने लगते हैं। तो दोस्तों, मुश्किलें तो कुछ दिन रहेंगी लेकिन सफलता तो पूरी जिंदगी भर रहेगी, राइट। तो जितने भी पात्र हम काम मिलेंगे सारे काल्पनिक होंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी भी पात्र का कोई लेना देना नहीं है। अरे यार, कौन है रे जो टमी निकाल करके कौन है जो टमी निकाल करके राइट ना वातावरण को दूषित कर रहा है, कंटामिनेट है। कौन है जो मतलब अपनी टमी निकाल करके वातावरण को दूषित कर रहा है। कुछ लोगों की टमी इतनी भयानक होती है ना, इतनी भयानक होती है, ये लोग जब भी किसी भी मतलब शादी ब्याहों में जाते हैं तो जिस भी मतलब इनको मतलब
मैरिज गार्डन में एंटर करते हैं या खाने के लिए, वहां जहाँ मतलब स्टॉल लगी हुई होती है वहां जैसे ये जाते हैं तो ये बाद में पहुंचते हैं, इनका पेट, इनकी टमी पहले पहुंच जाती है, राइट ना। इनको थाली की अक्सर जरूरत नहीं होती है, थाली का काम इनकी टमी करती है, राइट ना। तो एक्चुअली में टमी बोले तो उनकी टमी में इतना बड़ा गड्ढा भी होता है कि उसी में दाल, उसी में रोटी, उसी में कढ़ाई पनीर, सब कुछ उसी में मिला करके वो खाते रहे। कौन है बे ऐसा जो टमी निकाल करके, राइट, वातावरण को दूषित कर रहा है? तो आप क्या कहेंगे? आपको बात समझ में आ गई? कौन है टमी निकाल के वातावरण को दूषित कर रहा है? तो देखिए CON से बन रहा है कौन, CON से बन रहा है क्या? कौन। पर ये बन रहा है टमी, टमी बोले तो पेट। कौन है जो टमी को निकाल रहा है, राइट? कौन है इतना खाया? एट बोले तो किसी ने इतना खाया कि उसकी टमी निकल गई, और टमी निकल गई तो उसने वातावरण को मैला कर दिया। मैला करना दूषित करना, मैला करना या दूषित करना, इसका मतलब है, बात समझ में आ गई? डर्टी करना, इज दैट क्लियर? डर्टी करना, पॉल्यूट करना। तो ये एक्चुअली में एक वर्ब है, राइट? और आपको पता होना चाहिए दिस वर्ड इज वर्ब, राइट ना। ये आपका वर्ब है। कंटामिनेटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, तो आप लिख सकते हो कंटामिनेटेड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, राइट। और इसकी फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करें, कन, राइट, टर्मिनेटिंग, ओहो, कंटामिनेटिंग, कंटामिनेटिंग, इसकी मतलब आईएनजी फॉर्म होती है V1, है ना। तो कंटामिनेट, कंटामिनेट जिसका मतलब होता है पॉल्यूट करना, राइट ना। पॉल्यूट में लिख देता हूं ना अच्छी तरह से, क्या दिक्कत है? टू पॉल्यूट, POLLUT, वातावरण को दूषित करना। मेक इम्प्योर है, वातावरण को इम्प्योर बनाना, मेक इम्प्योर। तो ओवरऑल कहने का मतलब इन्फेक्ट विद ए डिजीज, यानी कि इन्फेक्ट, किसी चीज को इन्फेक्ट करना, राइट ना, राइट ना। इन्फेक्शन फैलता है ना, विद, इन्फेक्ट विद आ डिजीज, जैसे कोरोना फैला हुआ है तो वातावरण दूषित हो रहा है, राइट ना। तो इन्फेक्ट विद ए डिजीज। तो बच्चों ध्यान से समझना, इसका मतलब है कि आपने अगर किसी चीज को दूषित किया है, खराब किया है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जानेंगे। मैं आपको बता दूं, कंटामिनेशन इसका नाउन होता है, राइट। कंटामिनेशन, कंटामिनेशन इसका नाउन होता है। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, देखिए, ठीक है। तो कंटामिनेशन नाउन आपको मैंने बताया, अब इसको अपन तरीके से जान लेते हैं सो दैट कि हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। अच्छे तरह से तो जान लेना बहुत जरूरी होता है ना बच्चों, यू नो व्हाट। ठीक है, तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज किसी ने कही थी, जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते ना, उन्हें ताउम्र दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है। और सच में मैं इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं, जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते उन्हें ताउम्र दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है। और मैं देखता हूं आए दिन, इतने लोगों को देखता हूं कि उनके पास में इतना टाइम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो टाइम है स्टडी करने का, उस टाइम पे वो स्टडी नहीं करते। कोई बात नहीं, हमारे लिए वो केवल और केवल लोग हैं। इज दैट क्लियर? राइट, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड हैं, जो किसी का एहसान मानते हैं, राइट ना, तो जाहिर सी बात है उनके लिए हम हमेशा रेडी, और वो हमारे स्टूडेंट हैं, राइट ना। ऐसे लोग कभी भी वातावरण को अशुद्ध नहीं करते। ठीक है, जिनमें कमियां होती हैं वही दूसरों की कमियों को लोगों में इस तरह से प्रसारित करते हैं कि पूरा वातावरण अशुद्ध हो जाता है। खैर, हमें क्या मतलब है? अब आप सोच रहे होंगे बातें बातों में मैंने टॉन्ट मार दिया है ना। कोई बात नहीं, चलता रहता है। कंटामिनेट, तो मैं इसको एक बार तरीके से मैं समझा देता हूं। तो देखो, टू मेक इम्प्योर के सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं, टू मेक इम्प्योर। इज दैट क्लियर गाइस? देखो, अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हो, इज दैट क्लियर, अगर आपको लगता है कि सच में सर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, तो आप हर रोज कमेंट किया करो प्रेजेंटेशन पर। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी यूजफुल फॉर अस। तो टू मेक इम्प्योर, अब देखिए इसको समझिए विद एग्जाम्पल। समझ तो ये आई गया कि अशुद्ध करने के सेंस में अपन इसको यूज करते हैं, अशुद्ध करना, अशुद्ध करना। इज दैट क्लियर? अब देखिए,
मैं आपको समझाता हूं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं एक एग्जाम्पल दे करके। द टाउन्स TWON'S द टाउन्स वाटर सप्लाई हैज बीन contaminated by chemicals। अब मैंने इस एन की वजह से ए को नीचे बनाने की कोशिश करी बट वो लगा ही नहीं ढंग का कि वो अच्छा हो सकता है। यही लिखेंगे केमिकल। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। द टाउन्स वाटर सप्लाई हैज बीन कंटामिनेटेड बाय केमिकल फ्रॉम द फैक्ट्री। तो इस तरह से हम ये चीज आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, आपको ये इतना तो समझ में आ गया कि सर सच में इसका मतलब दूषित करना है, राइट ना। अब इसके सिनोनिम भी हम जानेंगे तब जाकर के कहीं हमें अच्छा लगेगा। इसकी नाउन मैंने आपको बता दी, कंटामिनेशन इसकी नाउन होती है। बोलो हाँ या ना? अशुद्ध करना। इज दैट क्लियर? तो वो होता है ना कि द इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होता है ना, पॉल्यूटेड द लेक। तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होता है वो लेक को पॉल्यूट कर देता है, राइट ना। तो उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। कंटामिनेट कौन है जो मतलब अपना टमी निकाल के वातावरण को दूषित कर रहा है। तो हम एक किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट ना। तो देखिए, प्रभु की इच्छा से तो हम कहेंगे मेक MEKE, मेक समथिंग, मेक something impure, make something impure by exposures to or addition of a poisonous, राइट, और पॉल्यूटिंग लिखते चलिए कॉपी में, राइट। सब्सटेंसेस किधर लिखूं? आ जाएगा क्या? सब्सटेंस, राइट, नहीं आ रहा, आएगा नहीं इधर। सबटेंसेस। तो ये कह रहा है दोस्तों, समझना इस बात को अच्छे से कि मेक समथिंग, मेक बोले तो बनाना, समथिंग किसी चीज को, इम्प्योर बोले तो अपवित्र या गंदा या बेकार, बाय एक्सपोजर। अब आप मेरे से ये पूछ रहे होंगे, आप ये जानना चाहते होंगे एक्चुअली में सर एक्सपोजर क्या होता है। एक्सपोजर का मतलब एक तरह से किसी चीज का भंडाफोड़ करना होता है, राइट ना, या फिर अनावरण करना होता है, राइट ना, या फिर कोई चीज मतलब फैलाना, या मतलब कोई चीज का मतलब इस तरह से कर देना, है ना, फैला देना, राइट ना। तो उस सेंस में अपन ऐसे कह सकते हैं, राइट ना। विवरण भी इसका मतलब होता है, कई मतलब होते हैं। आप सोच रहे होंगे सर हमको तो इसका मतलब ये पता था, वो पता था, फलाना पता था, राइट ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बस मैं इतना बता दूं, एक्सपोजर बोले तो आप कह सकते हो डिनाउंसमेंट से रिलेटेड कह सकते हो, रिवीलिंग से रिलेटेड कह सकते हो, है ना, ओके, अबेंडनिंग से रिलेटेड कह सकते हो, या प्लेसमेंट से रिलेटेड कह सकते हो। बोले तो किसी चीज को लोकेट करना, फैला देना, राइट ना, राइट, फैला देना। आप मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द कहाँ किस सेंस में यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो मेक समथिंग इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू, राइट ना, टू एक्सपोजर टू और एडिशन ऑफ ए पॉइजन, बोले तो पॉइजनस, और पॉल्यूटिंग करना बोले तो सब्सटेंसेस से, राइट ना, इनके द्वारा किसी चीज को मतलब इम्प्योर करना। तो ये कहने का मतलब, ठीक है, पॉल्यूट करना, राइट। अच्छा, एक और मैं आपको इसकी सिनोनिम भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सिनोनिम बताने से पहले मैं इसके कुछ एक दो एग्जांपल दे देता हूं। तो आप कह सकते हो जैसे द साइट, राइट, द साइट was found, FOUND, the site was found to be, right ना, contaminated,
right, contaminated by, right, now radioactivity, radioactivity, राइट ना। अब हम इसके सिनोनिम पे चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें और ये अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो जस्ट देखिए सिनोनिम में यहाँ लिखूंगा इसके, और सिनोनिम में सबसे पहले तो आप इसको पॉल्यूट करो, POLLUTE, पॉल्यूट, राइट ना आप, राइट। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, देश की सारी फाइलें, डिफाइल, देश की सारी फाइलें दूषित हो गई हैं। मैंने आपको बताया डिफाइल, देश की सारी फाइलें दूषित हो गई हैं। और दीपिका का जो बेस है वो इतना बेकार है कि हर कोई उसको दूषित करने की कोशिश करता है, डिबेस, राइट ना। टेंट वाला जब भी अपना टेंट देता है तो लोग उसको मैला करके उसको देते हैं टेंट को, राइट ना। कुछ करप्ट लोग होते हैं जो हमारे देश को मैला कर रहे हैं इन, राइट ना। अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि एडल्ट, राइट ना, कुछ ऐसे होते हैं जो एडल्ट मतलब मूवी देख करके, राइट ना, या एडल्ट जो है हमारे जो वयस्क हैं, राइट, उनकी रेट में बड़ा मतलब दूषित मतलब ऐसी चीजें, मैली चीजें फैली हुई हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं यहाँ एडल्ट्रेट, राइट ना। तो एडल्ट्रेट इतना बढ़ गया है, एडल्ट्रेशन यानी कि जो वातावरण दूषित हो रहा है, राइट ना। लोग बाग मतलब इन चीजों के पीछे बहुत ज्यादा अपना शौक दिखाते हैं एडल्ट में, है ना। तो स्पॉइल करना, स्पॉइल होना, स्पॉइल भी वही होता है यार, स्पॉइल हो गया, खराब हो गया, बुरा हो गया, राइट ना। पॉइजन आप कह सकते हो, राइट ना। सूली आप कह सकते हो, सली, राइट। तो ओवरऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी चीज को एक्सपोजर के द्वारा इम्प्योर करने की कोशिश करते हो, राइट ना, एक्सपोजर के द्वारा, राइट ना, या फिर कोई चीज मतलब किसी मतलब उसमें सब्सटेंसेस या पॉइजनस या 50 तरह की चीजें किसी भी चीज में मिला देते हो, राइट ना। को जैसे आप कोई खाना है उसमें भी आपने कुछ मिला दिया, गंदा कर दिया, तो उस सेंस के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, राइट ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, पॉल्यूट करना, डिफाइल, देश की सारी फाइलें दूषित हो गई हैं, दीपिका का बेस सही नहीं है, दूषित हो रखा है मामला, टेंट वालों का मकान जो टेंट होता है वो मैला हो गया, करप्ट हो गया, एडल्ट्रेशन में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, दूषित हो रहा है हमारा देश, है ना, स्पॉइल हो रखा है, राइट ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये बस आप पे डिपेंड करता है कि क्या आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्या आप इन चीजों को समझते हैं। डर्टी कह लो, राइट ना, स्मिर्च कह लो, बिग ग्रिम कह लो, राइट ना। मैं आपको इसमें और बता देता हूं, इस मिर्च को बेचने से या इस मिर्च को खाने से, राइट, या इस मिर्च को आपने दूषित कर दिया, दिस इज नॉट गुड, इस मिर्च कह सकते हो आप। डर्टी तो मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, डर्टी तो आपका हो ही सकता है, राइट ना, DIRTY, डर्टी तो आपका वैसे ही तो डर्टी तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना। पॉइजनिंग, कंटामिनेट, किस, ये सिनोनिम है जो आपको पता होने चाहिए, और नहीं पता है हम बता रहे हैं, बस आपको याद कर लेने हैं। इज दैट क्लियर? तो हाउस फ्लाइज कंटामिनेट फूड, अशुद्ध करना, है ना। इंडस्ट्रियल वेस्टेज पॉल्यूटेड द लेक, यानी कि मेकिंग प्योर करना, डर्टी करना, राइट ना, बिग्रिम करना, राइट ना, कॉली करना, बिमायर करना, ये सब मतलब जो है ये गंदा करना, राइट। तो इसका मतलब आप ऐसे कहो, डोंट ड्रिंक द वाटर, इट इज कंटामिनेटेड, डोंट ड्रिंक द वाटर, इट इज कंटामिनेटेड, इस पानी को मत पियो, ये दूषित है। Don't drink the water, this is, sorry, it is contaminated. You know what contamination मैंने बताया था नाउन, लेकिन यह वर्ब के सेंस में यूज हो रहा है contaminated, you know। तो आप समझ सकते हो, कर सकते हो, और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो बच्चे ऐसे होते हैं, एक बच्चे से माँ ने मुझसे पूछा था एक दिन कि बेटा why don't you study the whole year and study only exams during exams, मतलब मम्मा ने मुझसे पूछा कि बेटा why don't you study the whole year and you study only during your exams? Guys, I replied, because लहरों का सुकून सभी को पसंद है, लेकिन लहरों का सुकून सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। ये है बात, ये है हमारे देश के जवानों का
मतलब कारनामा। ये देखो तो सही। खैर हमें क्या मतलब है, कौन है जो ऐसे ऐसे डायलॉग मार के मेरे टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन जो मेरी बात का अपमान कर रहा है, कौन तिरस्कार कर रहा है, कौन नहीं मान रहा है। तो कौन है जो मेरा तिरस्कार करके मेरे टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो कौन, राइट, कौन है जो मेरा टेम्परेचर बढ़ा रहा है। कंटेम्प्ट कौन है बोले तो, कंटेम्प्ट बोले तो कौन है जो मेरा टेम्परेचर बढ़ा रहा है। कौन है मेरा टेम्परेचर बढ़ाने वाला। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ाने वाला वही है जिसने आपका तिरस्कार किया है। कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, तो आप तुरंत प्रभाव से समझ जाइए कि तिरस्कार और अपमान करने वाले लोग जो होते हैं, तिरस्कार या अपमान करने वाले जो लोग होते हैं, ह्यूमिलिएशन करने वाले जो लोग होते हैं, बेइज्जती कर देने वाले लोग जो होते हैं, उनकी वजह से मेरा जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो कौन है, कौन मेरा अपमान करके मेरे टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो कंटेम्प्ट। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये कंटेम्प्ट क्या है। तो मैं थन्ने एक बात बता दूं, कंटेम्प्ट का मतलब, कंटेम्प्ट जो है आपकी नाउन है। इज दैट क्लियर। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो ये नाउन है, और हम इसको यूज कहां कर सकते हैं आप जरा देखिए। कंटेम्प्ट को हम कहां यूज कर सकते हैं, जरा मैं यहां ले लेता हूं एक प्यारा सा पेन, तो यही काम आएगा। व्हाइट भी आ सकता है, जरा देखते हैं। व्हाइट आना भैया, ठीक है, व्हाइट भी काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं तरीके से, राइट ना, कि ये नाउन तो है लेकिन कैसे यूज करते। तो द वेरी लॉ, इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा आ रहा है। ओपिनियन, वेरी लॉ ओपिनियन, राइट ना। अब पहली बार ओपिनियन की स्पेलिंग में मैंने यू नहीं लिखा, नहीं तो मैं हमेशा ओपिनियन की स्पेलिंग में यू लिख देता हूं, है ना। स्कॉर्न आप ये भी कह सकते हो, राइट ना। तो कहने का मतलब वेरी लॉ जो ओपिनियन होता है वो आपको क्या करता है, कंटेम्प्ट करता है। आपने मतलब इस तरह से बोले तो डिग्रेडेड फॉर द लॉ की वजह से उसकी अवमानना कर दी है, यू नो व्हाट। तो इसका एग्जांपल भी ले सकते हो, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, राइट। फिलहाल तो आप इतना समझो कि इंसल्ट के सेंस में अपन इसको यूज करते हैं। इज दैट क्लियर। जहां लैक ऑफ रेस्पेक्ट हो, लैक ऑफ रेस्पेक्ट अकम्पनीड बाय अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक, राइट ना। तो आप कह सकते हो कि आई वॉज हेल्ड इन कंटेम्प्ट, बोले तो आई वॉज हेल्ड इन कंटेम्प्ट, राइट। तो ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा कि ये सब एक्चुअली में चाहता क्या है, ये बना कहां से, आया कहां से है, इसकी पैदाइशी कहां से है, इसका एडवर्ब क्या है, इसका एडजेक्टिव क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं ठीक है आपको ये चीज भी बता देता हूं, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। इज दैट क्लियर। एक, दो, राइट। और मैं एक बीच में भी यहाँ प्यारी सी लाइन खींच करके तीनों चीजें आपको लिख करके आपके सामने प्रस्तुतिकरण दे देता हूं, राइट ना। तो जरा देखिए, सबसे पहले आपको इसका नाउन पता होना चाहिए, उसके बाद आपको इसका एडजेक्टिव पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ओके, इसका एडवर्ब क्या है। यू मस्ट राइट नो अबाउट दीज वर्ड्स। तो नाउन भी, एडजेक्टिव भी एंड एडवर्ब भी। इज दैट क्लियर। सो जस्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू, नाउन तो ये खुद अपने आप में प्रभु है ही। कौन, कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट। इज दैट क्लियर। पहला काम हो गया हमारा। दूसरा, एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो वही है इसका एडजेक्टिव। कौन है जो टेम्पल में टेबल के नीचे घिनौना काम करके गया है, बोले तो तिरस्कार, जो तिरस्कृत काम करके गया है। तो कौन है जो टेम्पल में टेबल, TIBLE, टेबल के नीचे घिनौना काम करके गया, कॉन्टेम्प्टेबल, कंटेम्प्टेबल, ये इसका एडजेक्टिव है। यू मस्ट नो इट, यू नो व्हाट। और अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसके एडवर्ब की, इसका क्या हो सकता है, तो बस LY मुझे जोड़ना है, तो बनेगा कंटेम्प, कंटेम्प, रुक जाओ, एम है ये, एम सही बन गया क्या, नहीं बनाना ये सही, और हमें सही बनाए बिना तो तसल्ली नहीं मिलती, राइट। कन टैम प टी बी, कंटेम्पल, कंटेम्पटिबली, टेम्पटिबली बोलने में नहीं आता मेरे से, तो वैसे अंग्रेजी कम बोलने में आती है,
अंग्रेजी पढ़ाना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है, राइट ना। अब मैं तो आपको बचपन से ये कह रहा हूँ, एक तो ये कंटेम्प्ट हो गया, दूसरा ये कौन है जो टेम्पल में टेबल के नीचे घिनौना कार्य करके गया है, इसका मतलब घृणित, राइट ना। और ये हो गया। अब मैं इन तीनों के आपको मैंने बोला ही नहीं, मैं कन्नी काट गया, उसको बोलना ना पड़े, राइट ना। अब मैं इन तीनों के आपको पहले मतलब बता देता हूं, राइट ना। इसका तो मतलब नाउन के रूप में तो हो गया तिरस्कार, पहली बात। अब देखो मैंने रे खा गया ना, मैं ऐसा आदमी हूं साहब, अब क्या होगा मेरा, राइट ना। अब देखो ये मैंने लिख दिया तिरस्कार, एक काम। दूसरा, एडजेक्टिव के सेंस में आपको पता होना चाहिए कि ऐसा दृश्य या ऐसी चीज जो घृणित यानी कि घृणा योग्य हो, घृणित वस्तु, घृणा योग्य। Is that clear? Or you can say that like contemptibly को आप कह सकते हो, घृणा पूर्वक तरीके से देख रहा है मन ने, तो आप कैसे कह सकते हो, घृणा पूर्वक। बोले तो घृणा पूर्वक तरीके से मन ने काई देख रही हो रे। तो एक तो ये चीज होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब आपको ये समझ में आ गया, एक तो ये नाउन है इधर वाला, ये देखिए ये तो आपका क्या हो गया, नाउन। दूसरी बात, एडवर्ब के सेंस में आपने इसमें लगा दी है एलवाई, और ये आपके समक्ष मैंने लिखा हुआ है, इधर देखते जाइए, डॉट डॉट जिधर जा रहे हैं, राइट ना। और उसके बाद में ये आपके सामने प्रस्तुत कर दिया मैंने नीचे बीचों बीच में एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि हम कैसे इसका एक और एडजेक्टिव ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक और इसका एडजेक्टिव है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, राइट ना। क्या आप जानना चाहते हैं? राइट, बताइए मुझे, कैन आई टेल यू? देखिए यहां लिख देता हूं, इधर इसी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूं, माथा फोड़ी नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, राइट ना। कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस, ये जो वर्ड मैंने आपको बताया है ये भी एडजेक्टिव है, इसको भी किसी ना किसी नाउन के साथ जोड़ा जाता है, कंटेम्पचुअस। इज दैट क्लियर? तो आप इसको किसी भी नाउन के साथ जोड़ सकते हो, सॉरी नाउन के साथ जोड़ सकते हो क्योंकि ये एडजेक्टिव है। इज दैट क्लियर? पर अगर आप चाहते हो कि मैं इसको जोड़ के बता दूं तो मैं भी आपको बता सकता हूं। हम इसको यूज करते हैं बोले तो शोइंग कंटेम्प्ट, राइट ना, कंटेम्प्ट शो करने के लिए। तो आप कैसे कहोगे इसका एग्जांपल देखिए, येलो पेन कमिंग आ गया, ये तैयार बैठा रहता है येलो, तो आ कंटेम्पचुअस इज नियर, राइट ना। अ कंटेम्पचुअस मतलब वो क्या है, अ कंटेम्पचुअस स्नीयर, स्नीयर स्कॉर्नफुल लुक, उपहास यानी घृणा की दृष्टि, राइट ना, तिरस्कार, राइट ना। ये भी वही चीज होता है, यानी कि एक्चुअली में ये बोली से रिलेटेड है ना। हंसी उड़ाना ये एक क्रिया भी है, स्नीयर, और ये नाउन भी है जिसका मतलब होता है हंसी, उपहास वाली। तो ये आप कह सकते हो कि आ कंटेम्पचुअस स्नीयर बोले तो एक ऐसी हंसी, एक ऐसा उपहास जो घृणित हो, जो तिरस्कार के साथ कहा गया हो, राइट ना। ऐसे आप कह सकते हो, यानी कि घृणा की दृष्टि, घृणा की दृष्टि, यू कैन से, यू नो व्हाट। तो ओवरऑल आपको कितनी अच्छी चीजें पता चल रही हैं, है ना। डिजर्विंग कंटेम्प्ट, यू नो व्हाट, एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूं, और इसमें देख सकते हो आप एग्जाम्पल एज ए एडजेक्टिव। देखिए जरा, आप कह सकते हो एक छोटा सा कि हर उस लड़की का जो बिहेवियर था, बिहेवियर, हर बिहेवियर वॉज, इधर ही लिखूंगा मैं, टाइम मेरे पास जगह ही नहीं बची है, कंटेम्पटिबल, कंटेम्पटिबल, एलो साहब, इसका भी मतलब वही आ गया कि उसका जो बिहेवियर था वो कंटेम्पटिबल था, हर बिहेवियर वॉज कंटेम्पटिबल। इज दैट क्लियर? इंटरेस्टिंग, मजा आ गया भाई साहब, आप क्या बात करोगे यार, आप तो बहुत अच्छे हो। जो टेररिस्ट होते हैं शुड बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट, तिरस्कार के उसमें उनको हेल्ड कर दिया जाना चाहिए, है ना। तो टेररिस्ट शुड बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट, इसका एग्जांपल है, राइट ना, कंटेम्प्ट। बात समझ में आ रही होगी आपको, घृणा अपमान के लिए हम इसको यूज करते हैं,
मैंने आपको हर तरह से बता दिया है। तिरस्कार बोले तो आप कह सकते हो डिसरिगार्ड फॉर द लॉ, उस सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। अगर आपने डिसरिगार्ड किया है ना लॉ का, तो उसे कहते हैं अवमानना। इज दैट क्लियर? तो भाई इसके सिनोनिम और इसकी डेफिनेशन आपको हर तरह से पता होनी चाहिए और आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इधर ही मैं लिख देता हूं थोड़ा ऊपर, राइट ना, कैसे द फीलिंग दैट ए पर्सन, द फीलिंग, ओ माई गॉड, यस, दैट ए पर्सन और थिंग, पर्सन और थिंग। अब पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इज बीनीथ, बीनीथ कंसीडरेशन, CON, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन, राइट ना, वर्थलेस, कंसीडरेशन वर्थलेस, और राइट डिजर्विंग स्कॉर्न, राइट ना, डिजर्विंग स्कॉर्न। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जितना भी मैंने आपके सामने यहां लिखा है क्या, कि द फीलिंग दैट ए पर्सन और थिंग, द फीलिंग दैट ए पर्सन और थिंग इज बीनीथ कंसीडरेशन या वर्थलेस और डिजर्विंग स्कॉर्न। अब इसमें से कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको नहीं पता हो, जैसे आप पूछ रहे होंगे साहब बीनीथ क्या होता है। बीनीथ बोले तो नीचे, अंडर, बिलो, है ना, उसके लिए अपन यूज करते हैं, नीचे के सेंस में अपन यूज करते हैं इसको, राइट ना। अब आप मेरे से ये भी पूछोगे साहब कंसीडरेशन क्या होता है, बोले तो विचार, है ना, सोच वगैरह, राइट ना। अब आप मेरे से ये भी पूछोगे साहब स्कॉर्न क्या होता है, अब मैं आपको इसका भी बता देता हूँ, रिडिक्यूल, मॉकरी, बोले तो घृणा, तिरस्कार, वही होता है डिजर्व, है ना, घृणा जिसे अपन कहते हैं, और घृणा आ रही है वो भी है। तो यू कैन से, अब बात आती है कि गुरुदेव इसके एग्जाम्पल वगैरह अगर हमें चाहिए और इसके अगर हमें सिनोनिम चाहिए तो लिखेंगे कहाँ, जगह कहाँ है हमारे पास? नहीं, आप ये बताओ जगह कहाँ है? तो भाई जगह तो हमारे पास नहीं, इतनी जगह कौन है जो टेम्पल में टेबल के नीचे तिरस्कार वाला कार्य करके गया है? इसका एडजेक्टिव तो हमने बना लिया। अब इसके हम सिनोनिम ऐसे ही लटकाएंगे इधर उधर, देखो आप बड़ी स्टाइल से, बस आप तो मेरा साथ दे दो। तो सबसे पहले तो स्कॉर्न, SCORN, एक तो ये ले लिया। दूसरा आप कह सकते हो डिसगस्ट, ओह माय गॉड, डिसगस्टिंग बोलते हो ना, दिस इज डिसगस्टिंग, डिसगस्ट, ING क्यों लगा रहा हूं? हाँ वो भी लगा सकते हैं अपन, लेकिन नाउन बनाने के सेंस के लिए ना, डिसगस्ट, ओह माय गॉड। ओ डिसरेस्पेक्ट भी कहा जा सकता है ना सर, व्हाई नॉट, डिसरेस्पेक्ट क्यों नहीं कह सकते? एक ही तो चीज है डिसरेस्पेक्ट, और क्या क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हो स्कॉर्नफुलनेस भी, डिसगस्ट, लॉथिंग भी कह सकते हो, राइट ना, लॉथिंग, यानी कि यार लॉथिंग तो वही होता है, मैंने बताया, जो घृणित हो, LOT, लॉथिंग बोलते हैं इसको, है ना, ये भी। और हेट्रेड, HATRED, राइट ना, ये सब उससे के हैं, ले जाओ, लूट मच रही है, जो चाहिए ले जाओ, राइट ना। हमारे पास खूब सारे शब्द हैं, हम आपको खूब दे देंगे, जितना चाहिए उतना ले जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंटेम्प्ट वर्ड, इसकी मैंने यहाँ लाइन खींच दी है, और ये लाइन इतनी सुंदर मैंने खींची है कि मेरे को मिटानी पड़ेगी, और मुझे आपको बताना पड़ेगा एक बार फिर से कि लाइन कैसे सीधी खींचते हैं। सीधी है? अब कोई बात नहीं, नहीं है तो ये अपने घर में होगी, और है तो अपने घर में, हमसे तो बस मतलब हमारे तो मुंह मत लगे, राइट और? अच्छा एक और चीज, हम इसको यहां से भी थोड़ा सा लाइन खींच करके इसका परिवार अलग बना देते हैं, क्योंकि परिवार अलग अलग हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। इज दैट क्लियर? तो ये क्योंकि एक्चुअली में एडजेक्टिव था, अब एडजेक्टिव को अपने बोले तो घर में ही रहना चाहिए, किसी के दूसरे के घर में इसको इधर मुंह नहीं मारना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये लो साहब, मैंने यहां लाइन खींच दी है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है साहब, एडजेक्टिव वाला पोर्शन हमने इधर ही रख दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम इधर कुछ सिनोनिम लिख लेते, क्योंकि हमारे को यहाँ जगह बच गई है, थोड़ी सी जगह बच गई है, जिसमें अपन ज्यादा ज्यादा अबोरेंस लिख सकते हैं, बहुत है, घृणित जिसे अपन कहते हैं,
और इससे ज्यादा अगर आप चाहते हो डिसरिगार्ड, तो स्लाई आप डेस्पाइट कह सकते हो। दीपिका स्पाइट, डेस्पाइट, इसको पीते ही मुझे तो घृणा हो जाती है। जो इसको पीते हैं उनसे घृणा होती है, जो सांप का सूप पीते हैं उनसे, जो चमगादड़ का सूप पीते हैं ना, तो जो लोग जिस देश में है चमगादड़ का सूप पीते हैं, मुझे उनसे घृणा हो जाती है। दैट इज वेरी डिस्गस्टिंग यार, सच में डिसरेस्पेक्ट फील हो गया मुझे। बस मुझे नहीं पढ़ाना रे यार। अब चमगादड़ का सूप कौन पीता है यार? तिरस्कार करो ऐसी चीजों का, घृणा योग्य चीजें ये, घृणा पूर्वक चीजें ये। रुक जाओ रे यार बच्चों। हाँ, अब जाके मेरा मूड सही हुआ है, नहीं तो अजीब सी फीलिंग आ गई थी यार एक बार। तो मुझे लगा यार ये हो क्या रहा है दुनिया में, राइट हो रहा हूँ। चलिए ये लाइन मिटा ही देते हैं, क्योंकि इनका अपने पास में कोई काम बचा ही नहीं। बात समझ में आई? बच्चों ऐसी जिद मत किया करो यार। मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको चुपचाप पढ़ लिया करो, जो मैं आपको समझा रहा हूं कॉपी पेन लेकर के लिख लिया करो। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी डेफिनेशन के साथ में मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि क्लोज टेस्ट में बहुत काम आएगी कि कौन सा शब्द कब किस सेंस में यूज किया जाता है। तो तुम ऐसी जिद क्यों करते हो यार? अब ये मत पूछो कि कौन तुमसे ऐसी जिद करता है, तुम ऐसी जिद करते हो मेरे से, हर बार जिद करते हो यार। ये गलत है ना, इस तरह की जिद आपको नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है बार बार जिद करने लग जाते हो मेरे से यार, और पूछते हो सर कौन जिद कर रहा है, कौन जिद कर रहा है? तुम ऐसी जिद करते हो मेरे से। हुआ था एक बार लेडी टीचर ने क्या कि माय टीचर पे 10 लाइन लिखो बेटा। तो थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट 5-7 मिनट बाद उठ के पूछता है, मैडम मस्त छमिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैडम शौक में, आज भी कॉमा में। बच्चों की ऐसी आदत होती है, और जब उनको जो करना है ना वो करेंगे। जिद करनी है, नहीं मानना है, नहीं पढ़ना है, राइट ना, चाहे भले ही हमें मैडम से ही पूछनी पड़ जाए, लेकिन बस करके रहेंगे। तो बात आती है भैया कौन ऐसी जिद करता है? तो आप कहोगे कौन? तुम ऐसी जिद करते हो। कौन? बोलो, CON से बना कौन। सभी भक्तगण जवाब देंगे, भारतवासी बोले तो कौन। और TUM से बन रहा है तुम। कितने प्यार से एक पत्नी अपने पति को बोल रही है, कौन? तुम ऐसी जिद करते हो, गलत बात है। आय हाय हाय, यहां हम लिखेंगे ऐसी, तुम ऐसी जिद क्यों करती हो? जिद नहीं करें हम। इसका मतलब होता है बोले तो उद्दंडता, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन, राइट। अब यार ये तो अच्छी बात है, आप इसको क्या कह सकते हो? जिद, आज्ञा का उल्लंघन, उद्दंडता, तो दोनों ही आप कह सकते हो, राइट ना। जिद्दीपना एक इधर भी लिख लो और एक वर्ड इधर भी लिख लो, दोनों चीजें मैं आपको यहां लिख सकता हूं। आप कह सकते हो उद्दंडता, है ना। लो साहब, मैंने ये लिख दिया उद्दंडता, ऐसे साहब। और एक में आप बोले तो जिद, एक ही चीज है। अब ये जो शब्द आप देख रहे हैं दैट इज ए नाउन। ये शब्द आपका बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से अपने बारे में चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं नाउन हूं। और हमने कहा ठीक है, माना आप नाउन हैं, हम क्या करें। तो फिर ये शब्द बोला मेरे से कि अगर मैं नाउन हूं तो बच्चों को मेरे बारे में प्रॉपर डेफिनेशन देके समझाओ। तो हमने कहा तो ठीक है, लिख दे, समझ। STUBORN, स्टूडेंट जो होते हैं वो बॉर्न, बोले तो जन्म से ही, स्टूडेंट जो होते हैं वो जन्म से ही, डबल भी आएगा ध्यान रखना, स्टूडेंट जो होते हैं वो जन्म से ही जिद्दी होते हैं। पहली बात स्टबॉर्न, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल टू ओबे, ओह माय गॉड, और comply, right, comply with authority, AUTS, with authority, especially a court orders or summons, उसके लिए उद्दंडता करना।
आज्ञा का उल्लंघन करना, उसमें हम ये वर्ड यूज करते हैं कंटमेसी, राइट ना। अथॉरिटी हो गया, या फिर आप कह सकते हो स्पेशली कोर्ट ऑर्डर या सम्मन जो होता है ना उसके लिए, राइट। खैर हम इसको समझेंगे तरीके से, हालांकि हमें कोई ज्यादा ना तो जल्दी है, बस इतना हम जानते हैं कि आप इस लाइन को देखो और ये यहां से पढ़ो, ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है स्टेप 1 रिफ्यूज टू ओबे और कंप्लाई विद अथॉरिटी, स्पेशली नीचे लिखूंगा ए कोर्ट ऑर्डर्स और सम्मन, स्पेशली ए कोर्ट ऑर्डर और सम्मन, SUMMONS, सम्मन जगह नहीं थी लिखने की, कहां लिखता, तो ये भैया कंटमेसी आपके सामने मैंने वर्ड प्रस्तुत कर दिया है, राइट ना। आप देखते जाइए, लिखते जाइए और जिंदगी का आनंद उठाते जाइए और इसके एग्जाम्पल भी देखते जाइए, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, राइट ना। इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। सिनोनिम तो मैं आपको इसका बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, मन ने इसका सिनोनिम एक दो ही आता है, ज्यादा नहीं आता है, तो लेकिन जो आते हैं गुरुदेव वो तो बताइए। चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। SYN, और इसका सिनोनिम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, आपकी हालत जो है ना, ऐसा सिनोनिम है जिसको सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे। इतना खतरनाक सिनोनिम मैंने आज तक नहीं देखा। बच्चे कितने जिद्दी होते हैं मैं आपको बता दूं। एक केमिस्ट्री के जो टीचर थे, जो बहुत कंजूस भी थे, बहुत ज्यादा कंजूस थे, केमिस्ट्री के टीचर थे, और क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने एक 5 रुपए का सिक्का अपने जेब से निकाला और जो एसिड होता है ना उसमें डाल दिया, और फिर बच्चों से पूछो, बच्चों बताओ ये सिक्का एसिड में घुलेगा या नहीं। तो एक बच्चा बड़ा ही उत्पादी, बहुत ही जिद्दी, शुरू से ही स्टबॉर्न, ऑब्स्टिनेसी लड़का, राइट, डिसओबीडियंस लड़का बोला गुरुजी नहीं घुलेगा। टीचर हक्का बक्का। टीचर ने कहा तुम्हें ये कैसे जाना, तुम्हें ये कैसे पता चला, तुमको ये कैसे आता है। बच्चा अपने प्यारे प्यारे सर को जवाब कैसे देता है, देखिए, गुरुजी क्योंकि यदि सिक्का एसिड में घुलता ना, तो आप एसिड में डालने के लिए सिक्का हमसे मांगते, ना कि अपनी जेब से निकाल के डालते। ये है जो स्टूडेंट शुरू से, जन्म से जिद्दी होते हैं, राइट। स्टोबॉर्नेस यानी कि वो वर्ड जिसे आप देख करके हैरान रहने वाले हैं, उसकी सबसे खास बात है कि वो ऐसे से शुरू हो रहा है, जो कि हमारा प्यारा वर्ड है। तो स्टब, बॉर्न, इंटरेस्ट और NESS। अब बोलो, अब मुझे एक बात बता दो, ऑब्स्टिनेसी, परसिस्टेंस, टेनेसिटी, हट जिसे कहते हैं, हट, इंपॉर्चुनिटी। इंपॉर्टेंट बात यह कि तूने आते ही मुझसे जिद की है। इंपॉर्चुनेट मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, और अगर आपको नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैंने आपके सामने वो प्यारा, वो सुंदर वर्ड लिख दिया जो एस से शुरू हुआ था। और ये जो एस आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। बस ये जो मैंने बनाया है इसको अंडा मत समझ लेना, क्योंकि मैं इसके साथ एक वर्ड लिखने वाला हूं, OBSTINAC बाई, ऑब्स्टिनेसी। तो कितने वर्ड हुए बोलो? दो। एक पंथ दो काज हम ऐसे करते हैं, आप देखो भाई साहब। डिसओबीडियंस, देखिए साहब, डिसओबीडियंस की अगर हम बातें करें तो डिसओबीडियंस में ये देखिए, ये आप देखिए, ये आपके सामने ये बहुत ही प्यारा DI, राइट ना, डिस OBEDIENCE, डिसओबीडियंस मैंने आपके सामने ये वर्ड रख दिया है। ये आप देखिए इधर ऐसे, ये इसी में आ गया ये D, राइट ना, डिसओबीडियंस। आप जरा देखो तो सही यार, आप इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसे तुम नहीं कर सकते? तो हमने लिख लिया डिसओबीडियंस।
डिसओबीडियंस, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस वर्ल्ड यार, व्हाट अ नाइस वर्ड यार। तो आज के बाद आप इस बात को याद रखोगे। कौन? तुम ऐसी जिद करते हो? बोलो हाँ हम ऐसी जिद करते हैं। तुम क्या कर लोगे? वाह यार, दिल ही खुश हो गया। स्टूडेंट बॉन्ड से जिद्दी होते हैं, अवमानना करते हैं, ऑब्स्टिनेसी होते हैं, डिसोबीडियंस होते हैं, और ऐसे ऐसे होते हैं बस पूछो मत। बहुत ही नालायक, राइट? बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपको मैं जब भी पढ़ाऊं ना, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं पढ़ाऊं तब ओपन योर बुक्स, switch off your mobiles and start studying. The above stunts are performed only by professionals, so please don't try this at home. मैंने कहा open your books, switch off your mobiles and start studying. ये जो 3 मैंने स्टंट बताए हैं, इनको परफॉर्म किया जाता है ओनली बाय प्रोफेशनल। प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। आप घर पे ये कभी ट्राई मत करना, ना ओपन बुक करना, ना स्विच ऑफ फोन करना, ना स्टार्ट स्टडिंग करना, क्योंकि तुम प्रोफेशनल थोड़ी हो यार। ये स्टंट आपके बस की बात थोड़ी है ना। आया ना? आप बोलेंगे सर गुरुजी मजा आ गया, ये वर्ड क्या बताया यार इसने, अपनी जान ही ले लिया यार, इतना शानदार वर्ड हमने हमारी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब वो बात अलग है कि आप अगर जानना चाहते हो कि इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ना, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। और मैं दूंगा एक एग्जाम्पल और दूंगा, राइट ना? तो देखिए ऊपर दूंगा STUBBORN, रिफ्यूजल। समझने के लिए एक और चीज दे रहा हूं, रिफ्यूजल टू ओबे और कंप्लाई विद ऑथोरिटी। समझो दोबारा, विद AUTHORITY, ऑथोरिटी। अरे यार ऐसे ही लिखते हैं, स्पेशली मैंने वापस समझाया आपको, स्पेशली, राइट ना? कोर्ट, स्पेशली कोर्ट ऑर्डर्ड, राइट ना? कोर्ट ऑर्डर्ड। मैंने उधर वाली लाइन इधर लिख दी, एंड जिधर वो स्पेलिंग नहीं आ रही थी SUMMONS, कोर्ट समन्स। बात समझ में आ गई नहीं? तो फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ना ना भूलें, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, वेयर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया आरपीसी का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का 8400 का है, लेकिन अगर आप यही कोर्स लेने से पहले लाइवरॉइड प्रोमो कोड अगर आप यूज करके पेमेंट करते हैं, तो यही कोर्स आपको 7560 में पड़ जाएगा। तो गाइज आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।